चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा देखो, इसके पहले एक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डेट इज गॉस लॉ। तो उनके और इनके में चीज़ें कुछ हद तक सेम है और कुछ हद तक डिफरेंस है। पहले दोनों में क्लियरिटी कर लो कि गॉस लॉ में और एम्पियर लॉ में की सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जब ये उतरेंगे, जब गॉस उतरते हैं तो इनका डील चलता है एरिया से, ये एरिया से डील करते हैं। और जब एम्पियर उतरेंगे तो ये डील करते हैं लेंथ से। तो दिमाग में पहले रखना, क्योंकि जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि इसमें गॉस लॉ लगाना है कि इसमें आपको एम्पियर लॉ लगाना। तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए, और अगर पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ वायर ही कह रहे हैं कि वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन इतना है, वायर का लेंथ इतना है, सिर्फ वायर ही कह रहे हैं, इसका मतलब आपको वायर के लेंथ से ही डील करनी है और वहाँ आपके अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। दूसरा, अगर वो कहते हैं कि आपके पास प्लेन है, कोई शीट है, तो आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे एरिया, मतलब वहां आपको डील कर रहे हैं एरिया से, आप वहां अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। ठीक। दूसरी बात, गॉस जो लॉ था ये बेसिकली डील करते थे ई डॉट डी ए से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट आप लेते हो किससे, एरिया से, और इज इक्वल टू होता था क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, क्यू इंक्लोज्ड बोलते थे जिसको, कि क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक। जबकि एम्पियर सर्किटल लॉ ने ये बोला है सेम वही रहेगा, ई डॉट डी ए, क्योंकि ये एरिया से डील करते थे इसीलिए डी ए लिखते थे, एम्पियर सर्किटल लॉ लेंथ से डील कर रहे हैं इसीलिए। दोनों का ये स्टेटमेंट ये क्लियर रखिएगा कि क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन पेपर में गॉस लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ में यही होती है। पूछा जाता है गॉस, आप स्टेटमेंट लिख के आते हैं एम्पियर का, तो ये क्लियर लिखिएगा। एम्पियर लेंथ के साथ खेलेगा, गॉस एरिया के साथ खेलता है, ये दोनों चीज़ें क्लियर रखिएगा। ठीक। दूसरी बात, गॉस लगाने की कंडीशन थी, गॉस ने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट चार्ज हो, कोई भी कैसा भी चार्ज हो, तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हर जगह पर आप किसको सेम करिए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि तभी कुछ डील कर पाओगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती थी कि हर पॉइंट पे आपको किसको सेम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम करिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम करने के लिए ही आप गॉसियन सरफेस बनाते थे। तो अगर पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस कैसे बनता था, स्फेरिकल बनता था। अगर सिलेंड्रिकल है आपका, अगर याद होकर आए थे सिलेंड्रिकल, आपका वायर अगर स्ट्रेट फॉर्म में हो तो स्ट्रेट वायर का गॉसियन सरफेस कैसे बनता था, सिलेंड्रिकल बनता था। अगर शीट हो तो शीट का भी गॉसियन सरफेस कैसे बना था, सिलेंड्रिकल ही बना था। अलग से तीनों प्रूफ करा के आया हूं मैं। ठीक। तो वैसे ही गॉसियन सरफेस का काम ये होता था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हर पॉइंट पे क्या कर देता था, सेम। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम हो जाए तो ऐसे पॉइंट, ऐसे फील्ड को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, तुम ही बोले थे उस दिन भी, उत्तर तुम ही दिए थे उस दिन भी। अगर कि कहीं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम हो जाए तो ऐसे सरफेस को क्या बोलते थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते थे। तो ये याद रखो, थोड़ी छोटी बातें हैं। दूसरा, एम्पियर में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट आप डीएल लेंथ के साथ कर दीजिए, डीएल लेंथ के साथ आप कर दीजिए, और ये उसमें करंट जितना भी उस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा उसके म्यू नॉट टाइम्स हो जाएगा। अब बेसिकली अगर आपको इसको क्लियर कट समझना है तो ध्यान से देखो। आपके पास इमेजिन कर लो कि आपके पास कोई वायर है, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई वायर है, इस वायर में करंट जा रही है अप साइड, अपवर्ड आपका करंट जा रहा है। अब इस करंट की वजह से मैंने यहाँ क्या है, मैंने छोटा सा इलेक्ट्रिक, यहाँ छोटा सा मैंने लेंथ काट लिया। तो ये मैंने छोटा सा काटा है, इसको मैंने क्या मान लिया, डीएल। तो डीएल, अब इस डीएल की वजह से मैं किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, या किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं बेसिकली। अच्छा हाँ, एक चीज उल्टा हो गया, ई डॉट डी एल नहीं, सॉरी बी डॉट डी एल है, ये उल्टा हो गया थोड़ा, म्यू नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस। गॉस किसके साथ खेलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। एम्पियर किसके साथ खेलते हैं, मैग्नेटिक के साथ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, खाली गलत हो गया था यहाँ। ठीक। अच्छा, वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, छोटा सा आपने डीएल लेंथ काट लिया वायर का, और इस लेंथ में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ भूल गए क्या, चैप्टर शुरुआत यही हुआ था, बायो सेवर्ट लॉ।
तो बायो-सेवर्ट लॉ में बेसिकली क्या कहे थे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे निकालते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालते थे। जैसे पिछले वाले में आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पॉइंट चार्ज की वजह से, कितना आया था याद है? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर आपने एक्सियल निकाला था, फिर आपने इक्वेटोरियल निकाला था अगर याद हो, फिर आपने पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल में भी आपने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला था, कितना आया था, के क्यू बाई आर, सिर्फ स्क्वायर का अंतर था। पोटेंशियल में भी आपने एक्सियल निकाला था और पोटेंशियल में भी आपने इक्वेटोरियल निकाला था। सेम वैसे ही अगर आपके पास कोई भी वायर है तो उस वायर में जो भी करंट फ्लो हो रहा है छोटे से लेंथ की वजह से इस पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी तो हमने बायो-सेवर्ट लॉ यूज करा लिया। सेम एम्पियर सर्किटल लॉ का काम भी वही होता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही निकलवाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज द अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। मतलब जिस जगह पर हो सकता हो बायो-सेवर्ट लॉ फेल हो जाए, वो ना निकाल पाए, उस जगह पर भी आपको एम्पियर अपना रूल लगा के आपको मैग्नेटिक फील्ड वो निकाल के आपको दे देंगे। तो हालांकि स्टार्ट बायोट ने किया था, बायो-सेवर्ट ने किया था, तो उसी को मॉडिफाई, हम लोग कहते हैं उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, बट ऐसा नहीं है। जहां वो फेल हो जाएंगे वहां ये लगा देंगे, ये लग के आपको दे देंगे। तो ये क्रिस्टल क्लियर पहले से रखिए कि बायो-सेवर्ट का काम क्या था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना किसी भी पॉइंट पर। एम्पियर सर्किटल लॉ का भी काम वही है, किसी भी पॉइंट पर क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। वो दोनों का काम यही है, बस दोनों का रास्ता अलग अलग है कि हम ऐसे जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे। आपको गोरखपुर जाना है तो आप रोडवेज होके, अस्पताल होके, मुंडरवा होके आप तब जाइए, नहीं तो आप सीधे यहाँ पे हाईवे पकड़ लीजिए। आपको रास्ता आपने अलग अलग चुना है लेकिन मंजिल आपकी एक ही है, आप पहुँचोगे गोरखपुर। सेम ऐसे ही बायो-सेवर्ट लॉ हो या एम्पियर सर्किटल लॉ हो, दोनों ही आपको मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल के देंगे, बस निकालने का तरीका अलग अलग है। समझ आया? दूसरा, इनको हर जगह लगा नहीं सकते आप, मतलब ठीक है लगाने को तो आप कोशिश करेंगे कि हम लगा दें, लेकिन अधिकतर केसेस में क्या है, जब आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो ऐसा फ्रेम ही किया जाएगा कि आप हर जगह इसको लगा ले जाएं। क्योंकि 10th 12th है ना, बोर्ड में इतना वो नहीं सेट करेंगे कि, क्योंकि बोर्ड में वैसे भी वो न्यूमेरिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल ध्यान देते हैं अभी, क्योंकि जैसे ट्रेंड चल गया है। और या तो फिर न्यूमेरिकल वो ऐसा उठाएंगे कि तुमको हवा ही नहीं लगेगा, वो आपके फिर सोच से परे हो जाएगा, तो या तो फिर एकदम डाउन जाएगा या तो एकदम आप चला जाएगा। ठीक, दूसरा, ये खेल किससे रहे हैं, लेंथ के साथ खेल रहे हैं। बेसिकली ये खेल पूरा ये वायर के सिर्फ छोटा से लेंथ के साथ खेल रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मैंने क्रॉस बना दिया। क्रॉस किसको इंडिकेट करता था, इनवर्ड की आउटवर्ड? क्रॉस किसको इंडिकेट, इनवर्ड की आउटवर्ड? तो इनवर्ड। अगर मैं ये कहूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं ये कहूँ कि करंट इनवर्ड जा रही है, और अगर करंट इनवर्ड जा रही है मतलब ये मान लो करंट का डायरेक्शन है कैप, ये अंदर जा रही है, तो करंट अगर अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते थे? डायरेक्शन कैसे किस लॉ से डायरेक्शन कैलकुलेट होता था, किस रूल से? राइट हैंड। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि करंट अंदर जा रही है, इनवर्ड जा रही है, तो अंगूठा किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। तो अंगूठा किसके डायरेक्शन में रखो? करंट के डायरेक्शन में, अंदर जा रहा है। उसके बाद उंगली खोलो, तो जब ऐसे खोलोगे तो ये ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका मतलब है कि इसके चारों तरफ क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर नहीं। क्या निकाले हो? मैग्नेटिक फील्ड ही तो निकाले हो। तो इस करंट के चारों तरफ क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। और मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पर कितना होगा। तो आप पूरे की वजह से ना कैलकुलेट करके आप इसमें से छोटा सा डीएल लेंथ था काट लीजिए, आप सिर्फ उतने की वजह से पता कर लीजिए, और एज इट इज फिजिक्स में छोटे की वजह से पता कर लो, फिर पूरे को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, काम हो जाएगा, काम कर देगा वो। अब एक प्रॉब्लम यहाँ ये फंसती है, इंटीग्रेट में हमको करना होता है, लिमिट रखनी होती है। तो आप, क्योंकि आप लेंथ के साथ खेल रहे हो, तो लेंथ के साथ जब खेलोगे तो आप इंटीग्रेट करोगे कैसे? तो क्या है, जब आप लेंथ के साथ खेलते हो तो एक वर्ड आपको लिखा मिलेगा बुक में, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब है आप डील किसके साथ कर रहे हैं? लेंथ के साथ। ये वर्ड का मतलब ही होता है कि आप डील किसके साथ सिर्फ कर रहे हैं? लेंथ के साथ। और जब
किसी भी लेंथ को इंटीग्रेट करना होता है विदाउट यूजिंग लिमिट, लिमिट नहीं यूज करना है आपको, लेकिन फिर भी उसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट का तो सिंबल बनेगा ही और अंदर बीच में गोला बन जाएगा। ये गोला ये इंडिकेट कर देता है कि पूरे लेंथ को इंटीग्रेट हम कर दिए हैं, पूरे लेंथ को। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, यहाँ इतने की वजह से तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बचा, तो इसको लिमिट रखोगे क्या? आप प्रैक्टिकली सोचो क्या रखोगे? कोई वैल्यू है आपके पास? कोई फिक्स? तो आपके पास तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आप सीधे इंटीग्रेट करके गोला मार देते हो। गोले का मतलब होता है हम पूरे को इंटीग्रेट कर रहे हैं। आप समझ आया? तो किताबों में ऐसे करके गोला बना देगा वो। ठीक। दूसरी बात, आपका जो ये है करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई। अब आपको जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अगर आपके दिमाग में आया कि हमको एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा उसी पॉइंट को काटता हुआ सरफेस जाना चाहिए, उसी पॉइंट को काटता हुआ लूप जाना चाहिए। गॉसियन सरफेस में ऐसा नहीं होता था। पॉइंट चार्ज बीच में उसके चारों तरफ बनाया जाता था, उसके चारों तरफ होता था, लेकिन एम्पियर ने उल्टा कहा है। एम्पियर ने कहा है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसी पॉइंट को आप काटते हुए बनाएंगे। जैसे आपने कहा कि ये मेरे पास एक वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और ये एक पॉइंट है जिसपे PM, और मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करनी है, तो इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इनके हिसाब से जिस भी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट को चीरता हुआ काटता हुआ ही लूप आपको ड्रॉ करनी है, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ये उनका, क्योंकि इतने की वजह से जब निकालोगे तो इतने की वजह से इतने पे निकल जाएगा। अब ध्यान समझना इस बात को, इतने वायर की वजह से इतने पे निकल जाएगा। हमको पूरे वायर की वजह से चाहिए ना, तो पूरे वायर की वजह से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसीलिए पूरे लेंथ को इंटीग्रेट, पूरे गोले को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पूरा हमको एक साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड, चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड एक साथ बन जाता है। 2-3 बातें हैं, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड जब भी पूछा जाएगा, जिस भी पॉइंट पर पूछा जाएगा उस पॉइंट को काटता हुआ सर्कल ड्रॉ करना है। दूसरा, गॉसियन सरफेस में ऐसा नहीं होता था। गॉसियन सरफेस में आपका चार्ज बीच में होता था, उसके चारों तरफ सरफेस बनती थी। ये पहली बात याद रखिएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक। दूसरा, अल्टरनेट मेथड है। आपसे पूछेंगे कि और एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ क्या है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप वाइवा देने बैठोगे तो तुमसे वो ये पूछेंगे। पिछली बार वाले जो वाइवा लेने आया था टीचर, उसने ये पूछा था कि मैग्नेटिक, उसने जनरली पहले स्टार्टिंग ऐसे की थी कि मैग्नेटिक फील्ड जानते हो क्या होता है? उसने कहा हाँ, मतलब बच्चों ने कहा हाँ। फिर पूछा गया यूनिट क्या होती है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो अधिकतर बच्चों ने सिर्फ कहा बायो सेवर्ट लॉ। तो वो यही पूछा और कोई मेथड, और कोई मेथड, और लिटरली किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे 2 तरीके से निकाला जाता है। या तो आप बायो सेवर्ट लॉ लगा दीजिए तब भी निकल जाएगा, या तो आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दीजिए तब भी निकल जाएगा। तो 2 तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी लगाइए, आप यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात, ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, इन्होंने कुछ चीज़ें बाउंड कर दी है कि आप इसको, मेरे वाले लॉ को आप तब लगाएंगे जब आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आपको, वो आप पहले चेक कर लीजिएगा। अधिकतर जब भी क्वेश्चन में फ्रेम होता है तो वो चीज़ें ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में रहेंगी पहले से, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी बात, हमेशा याद रख लो, पहली बात, जिधर करंट का डायरेक्शन होगा वही डीएल का डायरेक्शन होगा। ये याद रखो, जो करंट का, आपके वायर में जो करंट का डायरेक्शन होगा वही डीएल का डायरेक्शन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर ये छोटी सी चीज़ क्लियर है तो आप डायरेक्शन, अगर मैं आपसे कहूँ जनरली, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें कोई वायर है और इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर आप कहीं भी डीएल काटते हैं यहाँ छोटा सा, तो डीएल का भी डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। अगर किसी ने कहा करंट का डायरेक्शन ये घूम गया, तो डीएल का भी डायरेक्शन उधर ही हो जाएगा जिधर करंट का डायरेक्शन रहेगा। तो ये क्लियर रखिएगा, जिधर करंट का डायरेक्शन उधर ही डीएल का डायरेक्शन। समझ आया? ठीक। दूसरा, लॉ यूजफुल कब कब है, लॉ आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? पहला, बी इज मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू लेंथ, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट। देखो क्लियर कट है। एम्पियर सर्किटल लॉ अब तभी यूज करेंगे जब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा हर मोमेंट पे, तो हर मोमेंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड अगर बदल दे रहे हैं, तो आपकी जब मैग्नेटिक फील्ड ही बदल जाएगी तो आप करंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा?
क्योंकि अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड को बनाने कौन बनाया था, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बना सकते हो, क्या क्या तरीके हैं। मान लो क्वेश्चन फ्रेम हो गया पेपर में, राइट द पॉसिबल वेज बाय विच यू कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या लिखेंगे, कहाँ कहाँ और करंट को ही मूव करा दे, तो करंट ही तो भेज रही हो, करंट को मूव कराओगी, करंट जब फ्लो होता है तो उसके तार के किनारे तो वो एक हो गया। और कौन से तरीके हैं, मान लो वेज में पूछ लिया पेपर में कि आप कौन कौन से तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो, तो आप क्या जवाब दोगे, वहाँ क्या लिखोगे पेपर में, यही सब आता है। वेव कहाँ आ गया इसमें, पहला कॉमन है, अरे मैग्नेटिक फील्ड बनाना कह दो तो मैग्नेट ले आओ, सबसे पहला और सबसे सिंपल मैग्नेट ले आओ, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, पहला हो गया। दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर, आप किसी भी वायर में किसी भी कंडक्टर में आप क्या दौड़ा दीजिए, करंट दौड़ा दीजिए। चैप्टर शुरू हम यहीं से किए थे, तो अगर किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर करंट दौड़ा तो उसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, ये काम कर सकते हो। दूसरा आप चार्ज दौड़ा दो ना, याद करो रेस्ट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है, मोशन वाला चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था, वो क्लियर कट कहे थे लिख लेना। तो मैग्नेटिक फील्ड 3 तरीके से बना सकते हो, पहला यूजिंग मैग्नेट बना लीजिए, यूज कर लीजिए, बन जाएगा। दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर ले आओ, यूज हो जाएगा, बन जाएगा। और तीसरा चार्ज को मोशन करा दीजिए, क्योंकि मोशन रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड, ये दिमाग में रखो, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए चार्ज किस में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज चाहे रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन के, ज़्यादा नखरे किसके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कि मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक के ज़्यादा नखरे हैं। नहीं हम मोशन वाले पे ही बनाएंगे, हम रेस्ट वाले में नहीं, सबसे सिंपल सादा सरल इलेक्ट्रिक वाला है, तुम चाहे रुके रहो चाहे तुम चलो, हम बन जाएंगे तब भी। तो ये थोड़ा सा याद रखना, तो पूछा जा सकता है कि 3 चीज़ की वजह से बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप बना रहे हैं तो आप कोशिश यही करेंगे कि हर मोमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे कि डिफरेंट रहे, क्योंकि हर मोमेंट पर डिफरेंट कर दोगे तो आपको ही डील करने में प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट की वजह से कितना निकाल के लाए हो, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो हर मोमेंट पर जब बी बदलोगे तो हर मोमेंट पर आई बदलेगा, हर मोमेंट पर आर बदलेगा, हर मोमेंट पर थीटा बदलेगा, तो हर एक मोमेंट के लिए तुमको बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो तुम्हारी सबसे पहली तुम्हारा काम है, सबसे पहला काम आप क्या करिए, पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेम करिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से क्या होती है, μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपका मैग्नेटिक फील्ड बार बार बदल रहा है, तो चलो μ0/4 पाई तो कांस्टेंट है, वो तो बदलने जरा। अब अगर b बदल रहा है तो b को बदल कौन सकता है, ये आई बदल रहा होगा, या तो थीटा बदल रहा होगा, या तो आर। तो जब हर एक सेकंड पे यही सब बदल जा रहे हैं और बार बार बी बदल जाएगा, तो तुमको हर बार एक नया इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा। इतना इक्वेशन फ्रेम करोगे तो आंसर निकालोगे कब, इतना इक्वेशन से डील ही नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि अपना मैग्नेटिक फील्ड पहले, मैग्नेटिक फील्ड क्या करिए आप पहले, इसको पहले कांस्टेंट कर, इसको रोकिए पहले, या तो भाई 0 ही कर दो, या तो इसको कांस्टेंट रोक के रखो, ये बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बदला तो ये सब बदलेंगे, और ये सब बदले तो आपको हर इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा, और हर इक्वेशन को आप डील नहीं कर पाएंगे, इतना आपके पास वक्त नहीं रहता है। और इतना तो डील करना भी आसान नहीं, क्योंकि कौन सा थीटा आ जाए, कौन सा आर आ जाए, कितना करंट आ जाए, वो हम डील नहीं कर सकते। तो आपका सबसे पहला आप एम्पियर सर्किट लॉ वहीं लगाएंगे जहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका कॉन्स्टेंट हो, समझ आया, कॉन्स्टेंट हो वहीं लगाना है इसको। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। ऑब्वियस है, ये इसके बारे में पहले बता चुका हूं मैं। देखो μ0/4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूं। तो अगर मैं इसको हटा दूं, याद छोड़ो, इसका वेक्टर फॉर्म याद है, बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या था, यही था ना। इसको अगर वेक्टर पढ़े होगे तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, बीच में क्रॉस है, तो वेक्टर अगर पिछले साल पढ़े होगे तो ए क्रॉस बी क्या होता था, ए बी,
और ये वहां चिल्ला चिल्ला के बताया गया था कि जब भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट आप निकालते हो तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो इंडिविजुअल के परपेंडिकुलर होता है। ये बताया गया है वहां कि अगर आप A क्रॉस B, देखो A क्रॉस B, इसका रिजल्टेंट मान लो R है, इसका रिजल्टेंट R है, तो क्लियर कट वहाँ कहा गया था कि जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर होगा और जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आप हमको सिर्फ इतना बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, थोड़ी देर के लिए हटा दो, आई आप भेज रहे हैं, इसको कांस्टेंट है, इसको हटा दो। अब आर स्क्वायर, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में ले जाऊँ तो इसको लिख सकता हूँ DL क्रॉस R अपॉन R³ इज इक्वल टू B। तो ये बताओ इन दोनों का जो क्रॉस आएगा वो क्या उसका रिजल्टेंट B आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट DL के भी, यानी DL किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? B के भी, और B और किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? R के भी, क्योंकि इन्हीं दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि DL भी परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के और आपका R भी परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के। छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट याद रखना। हालांकि इस चैप्टर से उतना फ्रेम नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट तो पूछ ही लेते हैं, स्कूल वाले स्टेटमेंट ही पूछेंगे, स्कूल वाले स्टेटमेंट ही पूछेंगे। बोर्ड पे उतरोगे तो वो उतारेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ कहाँ नहीं लगा सकते, एम्पियर सर्किटल लॉ कहाँ लगा सकते हो, तो वही वो पूछेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लगाने की पहली जगह मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड DL के परपेंडिकुलर होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड R की भी परपेंडिकुलर होना, तभी आप एम्पियर सर्किटल लॉ उतरिएगा लगाने। समझ आया? और तीसरा साफ सीधा है, या तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दीजिए तो भी आप यूजफुल होगा आप, क्योंकि देखो आपका मोटो बस ये होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। तो या तो कांस्टेंट करो या तो 0 करो, क्योंकि यही दो कंडीशन ही है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज नहीं होगी। तो यही दो काम आपका, दोनों में से कोई भी एक आप कर दीजिए। तो 0 करने से अच्छा होता है लोग क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर दे, वो ज़्यादा सफिशिएंट होता है कि आप कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक। दूसरा, अगर पाथ आपका क्लोज्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी आप लेंगे, हालांकि वैसे भी एम्पियर सर्किटल लॉ भी यही कहता है कि पाथ आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा, क्लोज्ड ही रखना पड़ेगा। जैसे गॉसियन कहे थे कि क्लोज्ड रखना पड़ेगा, वैसे एम्पियर भी कह रहे हैं कि पाथ। तो कंडीशन इनकी यही है कि जब भी एम्पियर सर्किटल लॉ लगाइएगा तो ध्यान रखिएगा पाथ क्या होना चाहिए, क्योंकि वो फिगर फ्रेम करेगा। पिछले साल वाला ही क्वेश्चन था, पिछले साल हमको लग रहा 22 के 23 क्वेश्चन था, उसमें फ्रेम किया था, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना नहीं था, लेकिन उसमें क्वेश्चन ऐसा सेट किया था कि लोगों ने उसमें एम्पियर सर्किटल लगा के आया था, क्योंकि उसने वायर स्ट्रेट कर दिया, उसने सिर्फ लिख दिया था स्ट्रेट वायर, जबकि स्ट्रेट वायर नहीं, वहाँ वायर बेंड होना, सर्कल में होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। तो क्लोज्ड पाथ में ही आप इनको ज़्यादातर लगा पाएंगे, नहीं तो आप स्ट्रेट में नहीं लगा सकते, ठीक। स्ट्रेट वाले के लिए कौन है, बायो सेवर्ट हैं, उसके लिए फिर इनफाइनाइट के लिए लगाए थे, ड्राइव किए थे, सेमी फाइनाइट के लिए ड्राइव किए, सर्कुलर के लिए किए, फिर सेमी सर्कुलर के लिए, क्वाड्रेंट के लिए, सबके लिए कर चुके हो ना। तो सब कर चुके हैं, बस उनको ये लोग समेट के खाली ये एक तरफ कर दिए हैं खाली, ठीक। ये ध्यान रखना। बाकी एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड्स फॉर स्टडी करंट विच डू नॉट चेंज विद टाइम। बात फिर वही आई, एम्पियर सर्किटल लॉ वहाँ वैलिड होता है जहाँ करंट स्टडी करंट हो। अभी आपको एक चैप्टर मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। अगर फिजिक्स में कहा जाए तो सबसे आसान चैप्टर होता है अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे इसे भागते हैं अल्टरनेटिंग करंट से। अब वो रीज़न इसलिए है कि जिनको 11th का SHM क्लियर नहीं होगा उनको फिर यहाँ दिक्कत होगी। SHM जिनको क्लियर होता है वहाँ आसान रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्या है कि करंट जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको उसमें बताए थे, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, DC और AC। DC करंट जो होता है उसमें करंट समय के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में AC जो होता है वो समय के साथ। तो आपके घर पे कौन सा करंट आता है, घर पे कौन सा करंट आता है, AC ही आता है। वो अकॉर्डिंग टू डिवाइस वो ऑटोमेटिक चेंज करता है। आप लैपटॉप का चार्जर देखे हो, तो लैपटॉप के चार्जर में एक बड़ा सा बीच में मोटा सा लगा रहता है, क्या जरूरत है उसको लगाने की, डायरेक्ट काटो, डायरेक्ट सॉकेट में करो। तो डायरेक्ट सॉकेट जो तार घुसा दिए लैपटॉप ब्रश कर जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में कौन सा आ रहा है करंट, AC आ रहा है, और आपके लैपटॉप को क्या चाहिए, आप ये बताइए, जब चार्जर मोबाइल का खराब हो जाता है तो आप उसका क्या नाम दिए, अडाप्टर।
अडाप्टर का इतना रोल क्यों है? नाम उसको अलग से मिला है भाई अडाप्टर, इतना रोल क्यों दिया है उस अडाप्टर? क्योंकि अडाप्टर एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? अगर चार्जर खराब हो गया, अडाप्टर खराब हो गया, तो सीधे काटो, जुगाड़ लगाओ, सीधे बोर्ड में लगा दो, काम करता, मोबाइल भी ब्लास्ट कर जाएगा, तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एसी आपके फ़ोन में चला जाएगा। और आपके फ़ोन को एसी की नहीं, आपके फ़ोन को डीसी की आदत है। तो आपके डिवाइसेस ही ऐसी बनाई जाती हैं। आप देखिए, पहले फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर लगाना पड़ता था अलग से, बहुत सारे घरों में अभी भी, मतलब पुराने वाले हैं तो एक कंपलसरी रहता था कि हमें स्टेबलाइजर चाहिए जो वोल्टेज को अप डाउन करता था, कंट्रोल करता था। आज देखिए आप फ्रिज में ऑटोमेटेड स्टेबलाइजर आता है, वो गू की आवाज़ करता है, फिर कुछ देर में शांत हो जाता है, फिर चिल्लाएगा, फिर शांत हो जाएगा। तो वो क्या है ना, आपके का वोल्टेज एडजस्ट करता है। तो आपके घर में आता एसी ही है, वो आपका डिवाइस उसको कन्वर्ट करता है, किसमें? डीसी में वो कन्वर्ट कर देता है। तो एसी जो होता है वो समय के साथ बदलता है हर मोमेंट पर, डीसी जो होता है वो हर मोमेंट पर नहीं बदलता है। दूसरा, वो देखा है ना बच्चे जो साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लेते हैं, तो वो बैटरी छोटा सा मोटर की तरह यूज करते हैं ना, छोटा लगा दिया पंप की तरह, तो उसका कभी करंट आपको लगेगा तो ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि वो डीसी होता है। डालो एक बार हाथ प्लग में, जाके नहा के आओ, या वैसे ही एक बार सॉकेट में हाथ डाल के चेक कर लो, खुला तार पकड़ के चेक कर लो, अभी देखो, क्योंकि वो एसी है, वो पकड़ लिया अगर तो छोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि वो करंट कौन सी है? वो एसी है, तो एसी पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं आपको, और अगर वो करेगा तो डीसी है, वो छोड़ देगा। डीसी करंट में आपको सिर्फ झंझनाहट महसूस होगी, झंझनाहट होती है, लेकिन आप उतना महसूस नहीं होगा, हाँ करंट लगा मर जाएंगे। डीसी में कभी मरोगे नहीं, लेकिन एसी में अगर वो आपको चिपका लिया, उसने प्यार कर लिया आपसे, तो बिना मारे आपको वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर चिपक गया उससे तो वो नहीं छोड़ पाओगे फिर, या तो किसी ना किसी को जरूरत पड़ेगी। देखे होगे फिल्मों में लोग लाठी से मारते हैं ताकि अलग हो जाए, या सॉकेट जल्दी से बंद करो, क्योंकि वो चिपकाया तो फिर चिपके ही रह जाओगे, फिर छोड़ नहीं पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि हम सॉकेट में हाथ डालते हैं या वायर पकड़ते ही हमको करंट क्यों लग जाता है, ऐसा क्या हो जाता है? तो अगर शायद आपको याद हो तो आप एक चलता फिरता कंडक्टर हैं, चलते फिरते कंडक्टर हैं आप सोच लीजिए। तो कंडक्टर होने की वजह से आप जो है, जब आप सॉकेट में उंगली डालते हैं तो क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट होती है सॉकेट के अंदर, जैसे आप उसमें अपना हाथ डालते हैं सर्किट हो जाती है कंप्लीट, और तुरंत वो करंट आपके बॉडी के अंदर पास हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वो, इसलिए क्योंकि पास होती तुरंत वो अर्थिंग के लिए नीचे जाता है वो। इसीलिए कहा जाता है कि चप्पल पहन लो नीचे, फर्श पे खाली बिना चप्पल के मत रहो, चप्पल पहन के रहो, तो आपको करंट नहीं लगेगा। ज़्यादातर अगर लगेगा भी तो छोड़ दिया जाएगा, वो छोड़ देगा, वो थोड़ा बहुत होगा, वो उछालेगा थोड़ा बहुत, और क्या, थोड़ा ब्रेक डांस कर लोगे, सीख लोगे थोड़ा सा, फिर उठा पटक देगा आपको ज़्यादा। हाँ, वोल्टेज अगर ज़्यादा है तब वो चिपका लेगा। अब से ट्रांसफार्मर के पास गए, उससे प्यार कर रहे हो तो वो चिपका लेगा, फिर वो नहीं छोड़ेगा। घर का वो है तो ठीक है, थोड़ा बहुत पकड़ाएगा, थोड़ा चिपकेगा, थोड़ा प्यार करके फिर आपको छोड़ देगा वो। तो क्या है, इसीलिए कुछ चीज़ें कही जाती है, आप चलते फिरते कंडक्टर हैं, तो अगर आप कंडक्टर हैं तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, क्योंकि कंडक्टर जहाँ होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अभी आपको एक चीज़ और बताई जाएगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, ये पक्का है। अभी सीक्वेंस समझो, पहले क्या पढ़ाया गया फिजिक्स में? पहले क्या पढ़ाया गया? पहले चार्ज पढ़ाया गया। चार्ज क्या बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या क्या हुआ वो पढ़ा के खत्म किए। फिर उसके बाद आपको नया फ्रेश चैप्टर पढ़ाया गया, क्या? मैग्नेटिक फील्ड। उसको कैसे बनाया, फिर वो अलग। अब आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अलग पढ़ा दिए, मैग्नेटिक फील्ड आपको अलग पढ़ा दिए। अभी आपको इसके बाद पढ़ाएगा कि दोनों एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अगर नाम सुने होंगे, स्कूल में पढ़ाया गया है लॉरेंज फोर्स। तो दोनों एक साथ जब आते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है QE और मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है QBB साइन थीटा। तो जब दोनों एक साथ आते हैं तो वहाँ इंट्रोड्यूस हो जाता है फिर नया लॉरेंज फोर्स। तो अभी इंडिविजुअल पढ़ाया जा रहा है, बाद में आपको कंबाइन पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इन सब के लिए, ठीक है? दूसरा, इनका थोड़ा सा प्रूविंग देख लो कि एम्पियर सर्किट लॉ को आप बेसिकली प्रूव। अब देखो, इस पे हम फिगर भले बना रहे हैं, लेकिन वो फिगर आपको इनके हिसाब से नहीं देखना है, फिगर हम बाहर दिखाएंगे अभी। देखो चल रहा है क्या? अरे कोई बात नहीं। अब देखो, ये 3D फिगर है, आप इसके हिसाब से मत चलिएगा, क्योंकि इसके हिसाब से फिर आप वो चीज़ें एज्यूम नहीं कर पाएंगे जो हम आपको एज्यूम कराना चाह रहे हैं।
ये स्ट्रेट वायर है, ये रहा आपका स्ट्रेट वायर, ठीक। इस स्ट्रेट वायर में नीचे से ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो अकॉर्ड हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। अंगूठा किसके डायरेक्शन में रहेगा, तो ऊपर जा रहा है ना, तो पहले अंगूठा रखो, रख दिया, उसके बाद मोड़ा। तो अब ये मोड़ा, तो ये अब मैं ऐसे अगर घुमाऊं इसको, तो अब ध्यान से देखना ये पॉइंट यहाँ वाला, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा कि नहीं। अच्छा ये वायर ऐसे है ना, ध्यान से देखना, ये वायर ऐसे है ना, इसी वायर को हम ऐसे कर दिए तो करंट कहाँ चला गया, और अगर करंट अंदर चला गया तो अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, और अगर ये ऐसे गया तो अब ये बनेगा, तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मैं इस पॉइंट पूछ रहा हूँ यहाँ, तो आप ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जो पॉइंट ये बन रहा है, इस पॉइंट को आप P मान लो, यही वो पॉइंट P है। अब क्योंकि फिगर 3D है तो आपको शायद उतना क्लियर ना हो, इसीलिए हम आपको ऐसे समझा दिया। एक्चुअल में ये वायर ऐसे नहीं है, ये वायर ऐसे है, तो ध्यान रखना, वायर ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, वायर ऐसे गया है। तो जब वायर ऐसे जाएगा तो ये ऐसे करोगे, जब लाओगे तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे है कि नहीं नीचे है, समझ आया, क्लियर हुआ। इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या मान लिए, ए। ये हो गया आपका करंट वायर में, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। दूसरा, इसी को आपने वहाँ म्यूडियल वाले में जो बायो से बदला था, इसी को आपने क्या माना था, इसी को आर माना था। यहाँ हमने इसको क्या मान लिया, डीबी और ए या डीबी और आर के बीच में एंगल कितना है। अभी कुछ देर पहले तो बोले थे कि डीबी किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, आर के, मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है तो आप एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ आप यूज कर सकते हैं, समझ आया। पानी लो जरा तो, चल आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप ऐसे करो, आप पूरे की वजह से तो निकाल नहीं सकते, आप क्या करिए, पहले थोड़ा सा काट लीजिए। तो आपने थोड़ा सा काट लिया, और वो जो थोड़ा सा काटे हो उसको आपने क्या नाम दे दिया, DL। दूसरी बात, जो करंट का है, क्योंकि फिगर थोड़ा सा 3D है तो इमेजिनेशन में होगी आपको दिक्कत, इसलिए पहले समझा दिए कि फिगर में दिक्कत होगी। जो बेसिकली जो करंट का डायरेक्शन है वही DL का ही डायरेक्शन होगा। करंट आपका अंदर भले जा रहा है, करंट आपका अंदर भले जा रहा है, तो करंट अगर देखो सरफेस के करंट अगर ऐसे है, अगर करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, ऐसे है कि नहीं है। ये भले ही ऐसे जा रहा है, लेकिन हम बोले ना ये ऐसे नहीं है, ये कैसे है, ऐसे है। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 है। आर और डीबी के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो जो DL लेंथ आप लोगे वो भी उस करंट के डायरेक्शन में रहेगा, बट वो 90 सेट करना है उसको, तो जो DL लोगे वो भी इसी के डायरेक्शन में रहेगा। तो अब यहाँ DB और DL अब इसमें भले आपको दिख रहा है पैरेलल, बट एक्चुअल में ये पैरेलल नहीं है। फिगर 3D है, थोड़ा सा इमेजिन में हमको दिक्कत होगी, या आप नहीं कर पा रहे होंगे, तो एज इट इज़ आप चाहो तो उसको याद कर लो, क्योंकि इसको हम आप तो देख नहीं पा रहे हो या हम दिखा नहीं पा रहे हैं। हाँ ये, हाँ ठीक है, जहाँ हुआ था हमारी गलती है कि दिखा नहीं पा रहे हैं। नहीं आएगा ना, फिगर 3D है, फिगर चाहिए ना, उस चुल्ला आपका 2D फिगर है। चलो ठीक है। हाँ तो DB जो है, DB और DL ये दोनों बेसिकली आपके हैं परपेंडिकुलर, हैं आपके बेसिकली ये परपेंडिकुलर ही, ठीक। B.DL इसको क्या लिख सकते हो, B डॉट प्रोडक्ट है ना, A.B क्या होता है, AB cos थीटा। B.DL sin 90 कितना होता है, और cos 90 जीरो हो गया। यहाँ जब चेक करो DB और DL इनके बीच में जो फिलहाल एंगल है, इनके बीच में जो अभी आपको जो दिख रहा है एंगल, क्योंकि ये एंगल हर मोमेंट पर चेंज होगा, क्योंकि करंट हर बार होगा, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगी, तो हर बार करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। एट दिस मोमेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच में कितना एंगल दिख रहा है, अभी कितना एंगल दिख रहा है,
जीरो की 90, अभी अभी कितना दिख रहा है? जीरो, अभी जीरो दिख रहा है। मैंने बोला ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा बार बार, हर मोमेंट पर चेंज होगा वो। तो कभी वो 90 सेट करेगा, कभी वो जीरो सेट करेगा, कभी 90 सेट करेगा, कभी वो। एसी जनरेटर इसी पे काम करता है, ऐसे जीरो से जनरेटर इसी पे काम करता है, क्योंकि जनरेटर जो होता है जो आपका एक बार ऐसे रहेगा, फिर जनरेटर ऐसे होता है, फिर जनरेटर ऐसे होता है। अगर 10th क्लास में शायद हो था कि नहीं, कट गया था? नहीं था। कट गया था ना, हाँ। तो यही दिक्कत है। तो जनरेटर में ऐसे रहता है, पहले 0 डिग्री रहेगा, फिर 90 होगा, फिर 0 होगा, फिर 90 होगा, फिर 0। तो ये हर मोमेंट पर अपना एंगल चेंज होता है। सेम यहाँ पे हर मोमेंट पर एंगल आपका जो बदलेगा। नाचता है क्या उसका? हाँ, वो हर मोमेंट पर चेंज करेगा। तो एक बार 0 होगा 90 होगा, 0 होगा 90 होगा, क्योंकि या तो मैग्नेटिक फील्ड 0 करो या तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट करो। तो फिलहाल क्या है, यहाँ आप जो रखते हैं वो बेसिकली आप cos 90 कितना होगा? 0। जीरो और cos 0 कितना होगा? यहाँ फिलहाल प्रेजेंट केस में आपको कितना दिख रहा है? जीरो यहाँ रखिए आप 0, cos 0 की वैल्यू क्या हो गई? तो b डॉट डी एल हो गया। ये आपका हो गया वेक्टर v डॉट डी एल। ये बन गई पहली क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, आपको इस पॉइंट पे है, आपको पूरा चाहिए। तो आपको पूरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट ऑफ होल लेंथ। तो आप b डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल, ये वेक्टर में रहेगा। इस पॉइंट P पर बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कितना डराइव करके ला चुके हो पहले ही? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एल। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, साइन थीटा कॉन्स्टेंट। तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, साइन थीटा, अंदर इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचेगा? डीएल का। अच्छा, डीएल को इंटीग्रेट करोगे, डीएल 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 पूरा डीएल इंटीग्रेट कर जाओगे, पूरे सर्कल का क्या मिल जाएगा? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस कितना लिख सकते हो? कट रहा है क्या कहीं कुछ? मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के लिए लगेगा। हाँ, वायर इनफाइनाइट होना चाहिए, 2y/a होना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, तो वो तुम खाली बेरी गुड़ी करते रह जाओगे। नहीं सर, मैं सोचा कि मैं क्या बोलूँ, अभी जो पढ़ रहे हैं स्टार्ट किया वो सिंसियर लड़का नहीं डिस्टर्ब करता बीच में। 2y/a था, हाँ। 2dl, ठीक। और ये हो गया b डॉट डी एल। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बाहर, आई बाहर, ए बाहर, अंदर किसका बचा? ये डीएल है, ये डीएल है, ये डीएल। तो डीएल 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 करोगे तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा, और पूरे सर्कमफ्रेंस को आई आर आर नहीं, क्यों तुमने क्या माना है? तो इसको बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i/a इंटू 2 पाई ए से ए कटा। अच्छा, 2 2 जा 4 और 4 पाई पूरा है तो पूरा काट दो। तो इधर क्या बचा? म्यू नॉट इंटू आई, इधर बचा बी डॉट। तो ये एक्चुअल एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ हो गया आपका। और ये प्रूफ आप तब कर सकते हो जब आप डीएल और बी के बीच में आप फिलहाल एंगल आप 0 डिग्री मान के चलेंगे। तो प्रूविंग नहीं आती है, मैंने एक्स्ट्रा कराया है, स्कूलों में प्रूविंग नहीं कराते हैं, मैंने सिर्फ प्रूविंग करा दिया है कि आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड नहीं है, ठीक है। आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं, ठीक। चलो, इस पे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट में कराएंगे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्ट है वो है आपका सोलेनॉइड, जो आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड बेसिकली आपने कॉइल देखा होगा, हीटर देखा, हीटर। तो हीटर कौन सा वाला देखे हो? जो खाना बनाने वाला देखे हो? तापने वाला देखे हो? हीटर वाला हीटर देखो। वो देखे हो? अगर खाना बनाने वाला हीटर देखे होगे तो उसका एक पत्थर का सफ़ेद कलर का ऐसे रहता है और उस पे ऐसे खांचा बना रहता है।
ऐसे बना रहता है। उसमें आपको एक बाजार से कॉइल मिलती है और उस कॉइल को इसी के अंदर ऐसे ऐसे करके फिट करना होता है। फिर वो आप उसको तार से करते हो तो लाल लाल जलता है बहुत तेज़, फिर उस पर लोग खाना बनाते हैं। तो बेसिकली क्या है, आप अपना कॉपर का वायर लीजिए और उस कॉपर को वायर को कई सर्कुलर फॉर्म में वो आप रोल कर दीजिए, राउंड कर दीजिए, सर्कुलर फॉर्म में आप उसको घुमा दीजिए। ठीक है, जैसे आजकल एक जनरली लड़कियां चोटी बनाती हैं, जैसे आप चोटी बनाते हो तो ऐसे से घुमाते हो ना रोल करके चोटी बनाने के लिए। इसके बाद जिसका बाल बड़ा होगा वो बना लेगा, जिसका बाल छोटा है वो चोटी नहीं बना सकता। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जब आप चोटी बनाते हो तो बाल गोल गोल बार घुमाते हो ना, तो बस आप कॉपर का वायर लीजिए और उसको 2-3 बार उसको आप वाउंड कर दीजिए, 2-3 बार आप उसको घुमा दीजिए। ये जो रिस्पेक्टेड स्ट्रक्चर रेडी होता है वाउंडेड फॉर्म में, इसी को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कॉपर वायर का इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि वायर अकेले है, वो वायर लटक जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, इस वायर के अंदर एक इंसुलेटर डाल देते हैं। अब मान लो ये इंसुलेटर है और इस इंसुलेटर के ऊपर जैसे ऊन अगर बहुत बड़ा है तो ऊन को कैसे लपेटा जाता है, बीच में हाथ लगाना पड़ेगा, फिर उसको आप लपेटना शुरू करेंगे। तो बस वैसे आप लपेटते हैं बस। या साड़ी का जो प्लेट बनाया जाता है, कभी ध्यान दो प्लेट कैसे बनाया जाता है, उंगली रख के की जाती है ना, फिर वो ऐसे से बार में घुमाया जाता है। तो आपको बीच में एक सपोर्ट चाहिए होता है। सेम वैसे ही सोलेनॉइड को बनाने के लिए जब सोलेनॉइड को कॉपर के वायर को राउंड करते हैं, घुमाते हैं, तो बीच में आप उसमें क्या डाल दीजिए, एक इंसुलेटर, और उसके ऊपर बाकायदा कॉपर की वायर घुमा दीजिए। वो जो रिस्पेक्टेड स्ट्रक्चर रेडी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। पहली। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोलेनॉइड जब बन गया, सोलेनॉइड को जब बना के रेडी कर दिए, तो मान लो, इमेजिन कर लो ये आपका सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड को बनाने के बाद ऐसे सोलेनॉइड को खींच के हवा में फ्रीली छोड़ दिया। तो जब फ्रीली इसको छोड़ा तो सोलेनॉइड ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कनेक्ट हो गया आके। तो समझ में ये नहीं आया ये नॉर्थ साउथ में क्यों हुआ, तो इसको फिर से छोड़ा, फिर से उसको फ्रीली सस्पेंड किया गया, तो फिर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके शिफ्ट हो गया। तो फिर ये सोचा गया कि ये जो नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन आ रहा है, इसके लक्षण किसी से मिल रहे हैं। इसके लक्षण किसके मिल रहे थे, किससे मिल रहे थे, बार मैग्नेट से मिल रहे थे। बार मैग्नेट की भी अंदर यही क्वालिटी थी कि उसको जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका मुंह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता है। तो फिर लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं एक सोलेनॉइड जो होता है वो एक मैग्नेट, क्या बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कहीं ना कहीं। तो इसके पीछे फिर और एक्सपेरिमेंट किया गया और इसके पीछे पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरा सेटअप रेडी किया गया। तो अब ध्यान से देखो एक्चुअल में सोलेनॉइड को पूरा एक्सप्लेन लोगों ने कैसे किया, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, तार लेके आ रहे हैं नीचे से, वो पीछे से आएगा, तो पीछे से आएगा, फिर ऐसे निकलेगा, फिर आगे से जाएगा, फिर पीछे चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? फिर पीछे से आएगा, फिर पीछे से निकलेगा। हाँ, ये जो रिस्पेक्टिवली आपका कॉपर का वायर, इंसुलेटर और प्लस बैटरी, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। ठीक। अब इस पर बात आई एक्सपेरिमेंट की। तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ से बैटरी को किया ऑन, ध्यान सुनना, यहाँ से किया बैटरी को ऑन और यहाँ पे रखा मैग्नेट। जैसे ही यहाँ से बैटरी ऑन हुई और यहाँ पर मैग्नेट रखा गया, तुरंत उसने मैग्नेट को अपनी तरफ खींच लिया, तुरंत अपनी तरफ उसने खींच लिया। उसके बाद हम कहा चलो दूसरे बार से ट्राई करते हैं। तो जब हमने दूसरे तरफ से ट्राई किया तो उसने उसको रिपेल कर दिया। तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक किसके पास थी, बार मैग्नेट के पास थी, कि एक तरफ नॉर्थ पोल बन रहा होगा और एक तरफ साउथ पोल बन रहा होगा। तो सोलेनॉइड में जब भी आप करंट पास करते हैं, सुनो, सोलेनॉइड में जब भी आप करंट पास करते हैं तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। उसके एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाती है और एक तरफ साउथ पोल। लेकिन सोलेनॉइड तब तक ही करंट, वो बार मैग्नेट बनेगा जब तक कि उसके अंदर, वो उठाना डायलॉग, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इनकी सांसें चलेंगी। तो जब तक इसके अंदर करंट दौड़ेगा, जब तक सोलेनॉइड के अंदर करंट दौड़ेगा, तब तक सोलेनॉइड क्या बना रहेगा, मैग्नेट। जब तक सोलेनॉइड के अंदर करंट दौड़ेगा तब तक सोलेनॉइड क्या बना रहेगा,
जैसे ही आपने करंट बंद किया ये फिर आपका फिर खोखला हो गया, फिर ये किसी काम का नहीं है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो शिप्स होती हैं, जो बंदरगाह होते हैं, वहाँ पोर्ट्स पर कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, क्योंकि वहाँ कंटेनर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ वो यही टेक्निक यूज़ करते हैं। करंट पास करते हैं, उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है, कंटेनर उठाते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट कर देते हैं, करंट ऑफ कर देते हैं, सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी छूट जाती है, फिर वो जहाँ रखना होता है उनको रख देते हैं। तो ये बेसिकली आपका कह सकते हो एक टेम्परेरी जुगाड़ है। सोलेनॉइड आप एक टेम्परेरी जुगाड़ बनाया गया है कि हम जब चाहें तब मैग्नेट बना सकते हैं और हम जब चाहें तब मैग्नेट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट की एक आदत होती है कि वक्त के साथ वो धीरे धीरे अपनी टेंडेंसी खोता जाता है, वो खो देगा धीरे धीरे वो। लेकिन अब हमने कहा कि ऐसा है, हर बार हम नेचुरल मैग्नेट तो ला नहीं पाएंगे, तो ऐसा कोई जुगाड़ बना लें कि जब हम चाहें तब मैग्नेट बना लें और जब हम चाहें तब मैग्नेट खत्म कर दें। तो फिर ये सोलेनॉइड बनाया गया कि जब हमारे अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे ही करंट ऑन सोलेनॉइड क्या बन गया, बार मैग्नेट या मैग्नेट, जैसे करंट ऑफ सोलेनॉइड फिर नॉर्मल हो गया। ठीक, अब जो जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी मैग्नेट, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि आपका जो बार मैग्नेट होता है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल में इंटर करती है, फिर नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में इंटर की। दूसरा, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती है तो स्ट्रांग होती है, पोल से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। सेम सोलेनॉइड के पोल के पास यहाँ रहोगे, इसके एंड पे रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी, एंड से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकला नॉर्थ से, तो नॉर्थ से निकला साउथ में घुसा और फिर वापस वो अंदर ही अंदर जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है एक तो क्लोज्ड होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, मतलब बंद होती है। आपसे पूछा जाएगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, तो ये इनसाइड और आउटसाइड ध्यान, पेपर पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, इनसाइड द मैग्नेट या आउटसाइड द मैग्नेट पूछें, क्योंकि जल्दबाजी में हमें सिर्फ इतना ही पता होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, हम यही याद करके गए होते हैं। तो इनसाइड पूछे होंगे तो बात दूसरी हो जाएगी, समझ आई। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ मिलेगी, इनसाइड द मैग्नेट, सबसे ज्यादा ये अंदर ही मिलेगी और पोल पे मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे वैसे वैसे कमजोर होती जाएंगी। सेम डिक्टो लॉजिक इनका भी वही चलता है, जो उनका है वो इनका है। तो अगर आपने बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वो जान रहे हो, तो सेम ऐसे। बस इनके लिए एक चीज याद रखना, एक लाइन याद रखना, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या बिहेव करता है, एज अ बार मैग्नेट। बस इतना ज्यादा है नहीं सोलेनॉइड में, ठीक है, तब होता है।